हेलो एवरीवन। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास के लिए आरडी शर्मा से जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 जहां पर हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं, मीन्स 2 लेक्चर कर चुके हैं। 3rd लेक्चर की बात करेंगे। हम बुक की बात कर रहे हैं आरडी शर्मा से। तो देखिए बेटा, फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने कहाँ तक किया, हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट था वो रीड किया था, एंड आफ्टर दैट हमने जो है इसके 22 क्वेश्चन जो है रीड किए थे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात देखिए क्या कहता है। कोसिकेंट A2 गिवन है आपके पास, तो हेयर कोसिकेंट A की वैल्यू 2 है। तो देखिए बेटा, अब आपके पास यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए आपके पास ट्रायंगल होगी। यहाँ पर आपके पास राइट एंगल होगा बेटा, किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ए अक्यूट एंगल होगा, याद रखना ये ए क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है। ये बी आ गया, ये आपके पास अक्यूट एंगल आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कोसिकेंट ए की अगर मैं बात करता हूं, कोसिकेंट ए मेरे पास क्या होता है बेटा, कोसिकेंट जो होता है हमने बताया था साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट ए जो होता है वो 1/sin A आएगा, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास आ गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और जहां पर एंगल ए बना हुआ है वो बेस होगा, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। हाँ, हाइपोटेनस की बात करेंगे ये फिक्स होगा आपके सामने, 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनस फिक्स होता है। ए के जो आपके पास एंगल उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास जब हाइपोटेनस की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, AC आएगा। और मेरे बच्चा जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एंगल के सामने क्या आया, जो अक्यूट एंगल है ए, उसके सामने की साइड आपके पास आ गई BC। तो दिस सिंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास यहां से कोसिकेंट देखा 2 आया, और यहां से कोसिकेंट देखा तो AC/BC आया। तो इसलिए AC/BC की वैल्यू 2 यानी कि 2/1 होगी। तो अब आप क्या लिखेंगे, इफ AC इक्वल्स टू हुआ 2K और बेटा BC क्या हुआ मेरे पास 1K। तो इसी ट्रायंगल के अंदर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस आ गया AC², बेस आ गया AB² प्लस परपेंडिकुलर आ गया BC²। चलिए बेटा सबकी वैल्यू रखते हैं। AC की वैल्यू 2K है, तो आपके पास हो गया 2K² इक्वल्स टू AB हमें फाइंड आउट करना है, प्लस BC की वैल्यू है 1K होल स्क्वायर। 2K का स्क्वायर क्या, तो 2 का स्क्वायर 4K का स्क्वायर K², AB² प्लस K²। तो बेटा 4K² माइनस का K² इक्वल्स टू AB²। ये आ गया 3K² इक्वल्स टू AB², राइट। तो यहां से जो है हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3K²। बेटा 3 का रूट जब करेंगे तो रूट में ही रखेंगे 3, और K² का रूट आ गया K। ये आपके पास AB आ गया। अब अगर हम बात करें, इसने क्या पूछा है, ये कहता है आपसे tan, sin और cos इन टर्म्स को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम tan देखते हैं, तो tan A क्या आएगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, परपेंडिकुलर की। बेटा एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होगा जो कि BC, और बेस क्या होता है, जहां पर एंगल बनता है, एंगल ए किस पे बनता है, AB पे बनता है, क्योंकि यहां पर अक्यूट एंगल ए की बात करता हूं। BC की बात करूंगा भाई, BC आपके पास क्या आया, BC आपके पास था 1K, और अगर मैं AB की बात करूंगा आपने फाइंड आउट किया √3K। K से K कैंसिल होने से आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1/√3। देन हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास sin A एंड cos A। लीजिए मैं sin A की बात करता हूं, sin होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए बच्चा ध्यान से,
हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा ना, ए के सामने जो अक्यूट एंगल ए है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है बीसी अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है आपके पास एसी। चलिए बीसी की वैल्यू देखा तो आपके पास कितना था 1K, और एसी की बात करूंगा तो आपके पास कितना गिवन था 2K। कैंसिल होने से आपके पास 1/2 आ गया। फिर हमें कोस ए बी फाइंड आउट करना है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेटा एंगल ए के लिए बेस की बात करूंगा तो ए बी आएगा, अपॉन हाइपोटेनस की बात करूंगा तो मेरे पास ए सी आएगा। किसके इक्वल आ गया भाई, ए बी देखिए किसके इक्वल है बेटा, ए बी आपके पास क्या आया था √3K अपॉन हाइपोटेनस की बात करूंगा ए सी है जो कि आपके पास है 2K। K से K कैंसिल हो गया तो √3/2 आ गया। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। अब क्या कहता है, एक्चुअली चाहिए क्या उसको 1/10A। नाउ उसको चाहिए आपके पास 1/10 ऑफ A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए बेटा वैल्यूज की वैल्यू पुट करते हैं। 1 ठीक है, अपॉन 10A आपने फाइंड आउट किया था, 10A की वैल्यू आई थी 1/√3, तो 1/√3 प्लस साइन की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आया 1/2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस की वैल्यू आई √3/2। ठीक है, चलिए बेटा क्या आ गया आपके पास, यहां से ये 1/1/√3 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई √3/1 आ गया। ये क्लियर है, 1/1/√3 रेसिप्रोकल होके ये आ गया। यहां देखेंगे 1/2 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया बेटा, ये 2 एलसीएम आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया ध्यान देंगे, ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3/1 प्लस ऑफ 1/2 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये जो आपके पास डिवाइड का 2 था रेसिप्रोकल में आएगा, अपर में आ जाएगा, और 2 प्लस √3 ये, क्योंकि ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया √3/1 प्लस ऑफ 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। मेरा बच्चा क्या करेंगे, हमारे पास यहां से 2 मेथड हैं, एक तो आप एलसीएम ले दीजिए या इसको तो √3 रहने दीजिए, √3/1 प्लस ये जो 1/2 प्लस √3 है इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3। क्लियर है, समझ गए यहां तक। तो देखिए क्या आ गया आपके पास आ गया √3/1 √3/1 प्लस ऑफ बेटा इस 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो बेटा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी लगेगी, a यानी कि 2 और b यानी कि √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो आईडी लगी a प्लस बी, a माइनस बी। ये हमने √3/1 सेफ रख दिया था यहाँ पर, ये 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 माइनस √3 आ गया था। यहां देखिए बेटा आपके पास 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 आ गया। मैं यहां पे लिख लेता हूं जो आपके पास आने वाला है, आपके पास आ गया √3/1 प्लस 2 माइनस √3 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1। 1 डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हट गया, √3 से √3 भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू फिर से क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, इसका 2 आ गया। क्लियर, चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलता है, कहता है आपके पास इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। बेटा कोई भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं,
और ये हो गया सी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कहता है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, तो हमें यह बताना है कि एंगल ए और बी भी इक्वल होंगे। फिलहाल जो आपके पास है वो ए और बी अक्यूट एंगल्स है और कोस ए इक्वल्स टू कोस बी है। तो देखिए हम फाइंड करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। चलिए बेटा सबसे पहले मैं कोस ए फाइंड आउट करता हूं। कोस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेटा जब मैं एंगल ए फाइंड आउट कर रहा हूं, एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, जहां पर एंगल बनेगा वो बेस होगा। तो एंगल ए किस पे बनता है, एसी पर बनता है, तो एसी बेस हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनस तो ए बी फिक्स ही होगा, ठीक है। चलिए भाई मैं कोस बी देखता हूं, तो कोस बी भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस ये देखना है बी के लिए बेस कौन होगा, बी के लिए बेस हो गया बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। हाइपोटेनस क्या होगा भाई, ए बी। बाय द कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, बाय द कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी ओवर ए बी, ठीक है। क्लियर है भाई। कोस ए इक्वल्स टू कोस बी यहां पर गिवन है, तो कोस ए की वैल्यू थी ए सी बाई ए बी, कोस बी की वैल्यू थी बी सी बाई ए बी। बेटा इस ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी ओवर ए बी, और मल्टीप्लाई ये ए बी मल्टीप्लाई में चला गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। देखिए ध्यान से, आपके पास आया ये बी सी साइड और ये ए सी साइड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ट्राइंगल कैसी बन गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। जब दो साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और ये भी आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स पे बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो इस AC के सामने एंगल कौन है, इस AC साइड के सामने का एंगल है एंगल B, और यहां BC के सामने फ्रंट का एंगल कौन है, एंगल A। ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, क्या कहता है आपके पास, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। कोई भी एक ट्राइंगल है बेटा एबीसी जो कि हमें ए पे राइट एंगल फॉर्म करनी है। लीजिए ये ए पे राइट एंगल होगी, बी और सी आपकी चॉइस से अक्यूट एंगल हो गए। कहता है आपके पास tan सी जो है, tan ऑफ सी वो आपके पास √3 है, तो हमें अदर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले tan सी आपके पास गिवन है, फिर वही सिस्टम एज यूजुअल जैसे हम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। अगर मैं अपनी तरफ से tan सी की वैल्यू देखता हूं तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और एंगल सी के लिए जहां पर एंगल सी बनता है वो बेस बनेगा, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो सी यहां पर बनता है किस साइड पर, ए बी ए, इस पर एसी पर बनता है एसी, तो इसके सामने जो बनेगा वो बन गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस जहां पर एंगल सी बना वो क्या हो गया, एसी। तो दिस इंप्लाइज आपके पास tan सी की वैल्यू यहां पर √3, tan सी की वैल्यू यहां पर ए बी बाई AC है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ओवर AC की वैल्यू क्या आ गई, √3 यानी कि √3 बाई 1। फिर एज यूजुअल जैसा करते हैं, इफ ए बी की वैल्यू आ गया √3 और AC की वैल्यू आ गया 1, और साथ में हमने k लगा दिया। तो पाइथागोरस यूज करते हुए बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, 90 के सामने हाइपोटेनस यहां पर BC स्क्वायर वो किसके इक्वल हो गया, बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AC स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अगर बेस AC है तो AC हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो वैल्यूज है हमारे पास रख दीजिए। तो भाई BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू आपके पास है √3 के होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू है 1 के होल स्क्वायर। बेटा √3 का स्क्वायर आ गया 3, k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1k स्क्वायर, कुल मिला के आ गया 4k स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर की वैल्यू आ गया 4k स्क्वायर। तो इसलिए मैं BC की वैल्यू की बात करूंगा तो आप लिखोगे √4k स्क्वायर। बेटा 4 का रूट हो गया 2, k स्क्वायर का रूट हो गया k। तो यहां से हमारे पास BC भी आ गई। अब इसने क्या कहा, साइन B cos C cos B साइन C। साइन B फाइंड आउट करिए सबसे पहले,
साइन बी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ध्यान से, बी एंगल जो है इसके लिए परपेंडिकुलर की बात करेंगे। बी यहां पर बना हुआ है तो ये तो बन गया बेस ए बी, तो परपेंडिकुलर हो गया ए सी। हाइपोटेनस जरा फिक्स है सबका बी सी। वैल्यू रख दीजिए जनाब, ए सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 के ओवर बी सी की बात करता हूं, आपने फाइंड आउट किया 2 के। कैंसिल होने से क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर उसने कहा आपके पास कोस बी फाइंड आउट कीजिए। कोस बी, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इज इट क्लियर? चलिए जनाब बेस की बात करेंगे भाई। बेस आपके पास एंगल बी के लिए बेस कौन है? ए बी, बेस हो गया ए बी। हाइपोटेनस फिक्स है सबका बी सी। चलिए वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू आपके सामने है √3 के, √3 ऑफ के, और बीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था बेटा, क्या आया था? बीसी की वैल्यू 2 के, 2 के से के कैंसिल होने से √3/2 आया, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं साइन सी। साइन सी वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सी एंगल के लिए देखते हैं, समझ गए? एंगल सी अब यहां पर, तो सी एंगल यहां पर, तो जहां पर सी बना हो तो बेस, उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, कौन हो गया? ए बी। तो हाइपोटेनस कौन हो गया? वो तो फिक्स है आपके पास बीसी। ए बी की वैल्यू देखा तो आपके पास क्या आया? √3 के आया, और बीसी की वैल्यू 2 के आया। के से के कैंसिल होने से √3/2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोस सी। अब कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस भाई। कोस क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के लिए बेस देखते हैं, जहां पे सी बना हुआ बेस हो गया तो बेस हो गया ए सी। हाइपोटेनस फिक्स है आपके पास बीसी। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए जनाब। एसी की वैल्यू आपके पास कितना था? एसी की वैल्यू आपके पास था 1 के, और बीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 2 के से के कैंसिल 1/2 आया। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? नाउ जो अब आपका क्वेश्चन है वो कहता है साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। भैया हमें फाइंड आउट करना है साइन बी कोस सी साइन बी। वैल्यू रख दीजिए जनाब। साइन बी की वैल्यू देखेंगे, साइन बी की वैल्यू आई 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू देखा तब भी क्या आया 1/2 प्लस ऑफ कोस बी की बात करेंगे, कोस बी आपके पास आया √3/2 इंटू साइन सी की बात करेंगे, साइन सी आपके पास आया √3/2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 आ गया, प्लस √3 को √3 से किया 3 और 2 को 2 से किया 4 आ गया। क्या एलसीएम आ गया? 4 आ गया एलसीएम। तो न्यूमरेटर में 1 + 3 रहेगा सेफ, तो आपके पास आ गया 3 + 1 4/4, यानी कि आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, इन सब के शॉर्ट मेथड्स भी हैं बेटा, वो जब हमको आपको आईडीज करवाएंगे, जो हमारा आईडी का टॉपिक होगा वहां पर हम जो है इसको शॉर्ट मेथड से भी सब क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई, जितने भी क्वेश्चंस है बेटा सबके शॉर्ट मेथड्स होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जब हम अपनी आईडी करेंगे, जहां पे आईडी लर्न करवाएंगे, वहां पर हम आपको वो मेथड भी समझाएंगे। तो चलिए बेटा बात करते हैं, अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के कुछ पार्ट्स हैं। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है द वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1। पहला जो पार्ट है कहता है ट्रू फॉल्स बताना है। कहता है कि tan जो a है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या हमेशा tan की वैल्यू लेस देन 1 होती है? ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? आप देखेंगे tan की वैल्यू तो √3 भी होती है, tan 60 डिग्री पर होती है बेटा। ठीक है, अगर हम tan 60 डिग्री एंगल की बात करेंगे, फिलहाल एक्चुअली यहां पर क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? क्वेश्चन जो आपके पास रॉन्ग है, तो हम आपको बताएंगे tan 60 की जो वैल्यू होगी वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आगे आने वाले मेथड क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज, वहां आना चाहिए था। वहां होता क्वेश्चन जहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती। तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होता है, जो कि 1 से ग्रेटर है। दूसरी बात बताता हूं क्यों होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। tan क्या होता है भाई? tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस।
सपोज कीजिए ये 5 हुआ, ये 12 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आएगा। जब a यहां पर 5 हुआ तो इस केस में 10 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। देखिए जब एंगल ए यहां पर है मेरे बेटा, ध्यान दीजिए यहां पर, राइट, इज इट क्लियर? एंगल ए है तो ये बेस होगा, तो इसके सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस 5 होगा, जो कि 1 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये 1 से लेस भी हो सकता था कि अगर 12 यहां पर होता, 5 यहां पर होता, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल थी। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है, सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। यस, ये ट्रू है बेटा। क्यों? क्योंकि जो बेटा साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू, और जो आपके पास कोस की वैल्यू, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 या 1 से जो लेस होता है कोस ग्रेटर देन -1 होता है, ये कोस की वैल्यू होती है। मेरी बात समझ गए आपको क्या कह रहा हूं? ये कोस की वैल्यू होती है, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होगा जब ये कोस इससे कम पाएगा तो सीकेंट 1 से ज्यादा होगा, राइट? समझ गए? कोस अगर 1 से लेस है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट आएगा, सीकेंट जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, तो सीकेंट की वैल्यू 12/5 पॉसिबल हो सकती है। याद रखना कोस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी कि 1 और -1 के बीच में होता है कोस। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास कोस ए इज द अब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ए। ये कहता है कि कोस ए जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज की जा रही है किसकी, कोसिकेंट ए की। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। क्यों हो गया सर? कोस एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोसिकेंट एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि कोस कोसिकेंट के लिए यूज नहीं हो रहा है। फिर कहता है आपके पास कि क्या कोट ए जो है वो प्रोडक्ट है कोट का इनटू ए का, तो ये भी आपके पास फॉल्स आएगा बेटा, क्योंकि कोट एक्चुअली बिना एंगल के कुछ होता ही नहीं है। कोट को हम जो है इस एंगल से अलग नहीं कर सकते, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम अलग एंगल्स नहीं कर सकते। एंगल से अलग करने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती आपके पास। तो कोट जो है इनका मल्टीप्लाई नहीं है, कोट अपने आप में ही एक टर्म है। उसके बाद क्या कहता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है? कहता है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 कभी भी नहीं हो सकती। हमने बताया साइन की वैल्यू जो होती है वो आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होती है, कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन हमेशा ये या इनके बीच की ही कोई टर्म होगी। क्यों होगी? देखिए ध्यान से, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। यहां से 4/3 की बात करें तो यहां पर परपेंडिकुलर 4 कहलाएगा और हाइपोटेनस 3 कहलाएगा, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो साइन कभी भी इस जो हाइपोटेनस है ये कभी भी जो आपके पास है इस परपेंडिकुलर से कम नहीं होगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं बेटा। कहता है कोट वैल्यू दी हुई है 3/4, कोट थीटा 3/4 है भाई। तो बाकी जो देखते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले आप ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर थीटा की बात कर रहा है, यानी कि थीटा आपका अक्यूट एंगल हो गया ABC। अब यहां इस ट्रायंगल में हम कोट थीटा की वैल्यू देखते हैं तो आप लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल ABC अगर मैं कोट थीटा देखता हूं तो कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, बार बार आपको समझाया हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट जो उसका उल्टा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा के लिए बेस कौन बनेगा? AB। जब थीटा एंगल जहां बनता है वो बेस और उसके सामने परपेंडिकुलर BC। तो यहां पर कोट की वैल्यू ये आई, बट की कोट की वैल्यू 3/4 गिवन था, इसलिए जो आपके पास आ गया AB अपॉन BC वो क्या आ गया 3/4। तो इफ AB की वैल्यू आपके पास हो गया 3 के और BC की वैल्यू आपके पास आ गया 4 के। बाय पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं बेटा, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर यहां पर सॉरी हाइपोटेनस यहां पर AC है,
तो AC स्क्वायर बेस यहां पर AB स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर आएगा। हमने इसकी वैल्यूज पुट की बेटा, तो AC स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो AB की वैल्यू आपके पास आ गया 3K का स्क्वायर, BC की वैल्यू आ गया 4K का स्क्वायर। तो बेटा क्या हो गया 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर। ठीक है, ये AC स्क्वायर आ गया। तो AC क्या आ जाएगा बेटा, जब हम 25K स्क्वायर का रूट देखते हैं तो आपके पास 5K आ गया, राइट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो सबसे पहले मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू देखता हूं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा सीकेंट थीटा क्या आया, सीकेंट जो होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। अब थीटा के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई, AC रहेगा, लेकिन बेस क्या बनेगा, जहां पे एंगल बनता है AB पर वो बेस बना। तो जरा इसकी वैल्यू रखिए, AC की वैल्यू आप ही ने फाइंड आउट किया था, अभी 5K आया मेरा बच्चा। और AB की वैल्यू आपके पास क्या था बेटा, AB की वैल्यू था आपके पास 3K। AB की वैल्यू था 3K, K से K कैंसिल होने के बाद 5/3 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम कोसिकेंट ऑफ थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा होता है जो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसका हो गया आपके पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन हो गया आपके पास, AC हो गया। अब थीटा के लिए थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो गया BC। बार बार समझाएं, जहां पे थीटा बनता है वो बेस होता है। तो चलिए बेटा क्या आ गया आपके पास, AC आपके पास हमने फाइंड आउट किया, तो AC आपके पास आया 5K, AC आपके पास आ गया 5K अपॉन BC आपके पास जो है वो क्या है, BC आपके पास क्या है भाई 4K। ये वैल्यूज हमारे पास सारी यहां पर हैं, ये देखिए। ठीक है, K से K कैंसिल हुआ तो आपके पास 5/4 आ गया। ये क्लियर हो गई बात, आपके पास क्या आ गया 5/4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए वो देखिए, जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी बात करते हैं। अब नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीकेंट माइनस कोसिकेंट, सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा सारे का रूट। चलो वैल्यू रख दीजिए बेटा, क्या हो गया, सीकेंट थीटा की वैल्यू आई 5/3 माइनस कोसिकेंट की वैल्यू आई 5/4। ठीक है भाई, चलिए बेटा डिवाइड बाई, चलिए सीकेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3 प्लस ऑफ कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4। ये लीजिए हमारे पास रूट आ गया। सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, 12 एलसीएम आएगा मेरे बच्चा, ये लीजिए 12 एलसीएम आ गया। तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 3 से 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, माइनस का साइन। 12 एलसीएम को जो डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 4 से 3 आएगा, 3 को न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। होल डिवाइड बाई, ऐसे यहां पर भी एलसीएम आया क्या 12। ठीक है, तो ये हो गया 3 4, उस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस 12 को डिवाइड किया 4 से 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, सारे का रूट आ गया बेटा। 20 में से 15 गया तो आपके पास क्या आ गया 5/12 और होल डिवाइड बाई यहां से देखा तो 35/12, सारे का रूट आ गया बेटा, क्या आ गया 5/12 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। 12 जो है वो रेसिप्रोकल में अपर में आएगा और 35 डिवाइड में आ जाएगा। ये लीजिए 12 से 12 कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बच गया 5/35। लीजिए ये आपके पास 1/5 आ गया, सॉरी 1/7 आ गया बेटा। तो क्या आ गया 1/7, तो यानी कि 1/√7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहां पर इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन है 35।
35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है बेटा आपको? 35 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि 3 cos माइनस 4 साइन अगर इक्वल है 2 cos प्लस साइन तो हमें tan थीटा की वैल्यू बतानी है। सामने आ गया आपके पास क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 cos माइनस 4 साइन 2 cos प्लस साइन। तो एक काम करते हैं, cos को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, साइन को एक तरफ। तो हमने क्या किया, इस 2 cos को यहां शिफ्ट कर देंगे, 4 साइन को यहां शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो गया 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। और उधर देखा तो साइन थीटा पहले बैठा हुआ था और ये माइनस का 4 साइन वहां गया, प्लस का 4 साइन थीटा आ गया। तो क्या आ गया मेरे बेटा, देखिए 3 cos माइनस 2 तो cos थीटा आ गया इक्वल्स टू साइन और ये आ गया आपके पास 5 साइन थीटा। क्लियर है? अब हमें पता है tan थीटा बताना है और tan की वैल्यू जो होती है हमें क्या बताना है बेटा, tan थीटा। और tan की वैल्यू होती है साइन बाई cos, यानी कि साइन के डिवाइड में cos चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये 1 cos है तो हम cos को डिवाइड में लेकर आएंगे तो इधर 1 बचेगा। तो ये आ गया 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम क्या करें, 5 को यहां डिवाइड में ले जाएं तो 1 अपॉन 5 इधर आ गया, साइन बाई cos बचा और साइन बाई cos का मीनिंग क्या हो गया, tan थीटा। ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको बोलता है बेटा 36 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या कहते हैं, इफ ए एंड पी आर अक्यूट एंगल। बेटा ए एंड पी जो है वो क्या है, अक्यूट एंगल्स है यहां पर, ठीक है। तो कहता है सच दैट tan a इक्वल्स टू tan p। यहां पर कहता है कि आपके पास tan a इक्वल्स टू tan p गिवन है। तो हमारे पास बताना है कि a और p इक्वल होगा। तो एक तो शॉर्ट मेथड है जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं कह सकता मैं उसको, जो कि हमने a और b का क्वेश्चन किया था, याद कीजिए आज ही किया था इसी वीडियो में, कि a और b अक्यूट एंगल है जहां पर cos a इक्वल्स टू cos b है। तो बेटा ये तो अंडरस्टूड होता है कि जब a और b एंगल है तो वो एक ही ट्राइंगल के एंगल होंगे, यह तो फिक्स होता है कि a और b जब एंगल की बात करेगा तो वो आपके पास एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होते हैं वो एक ही ट्राइंगल के एंगल होते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो अगर ये a और b होता तो मैं बड़ी इजीली लिख सकता था कि वे एक ही ट्राइंगल होगी, लेकिन हम यहां पर एंगल कौन है, a और p अक्यूट एंगल। तो एक काम करता हूं, मैं इस b की जगह पे p लिख देता हूं। अब मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं tan a। तो tan a क्या होता है, tan देखिए tan जो होता है वो क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल a जहां बनेगा वो तो बेस होगा, a के सामने परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर हो गया pc और अब बेस हो गया आपके पास ac, एंगल a के लिए। फिर हम बात करते हैं tan p, समझ रहे मेरी बात को, क्या बात करते हैं tan p की। अब जो एंगल p है इस p के लिए, तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, वो होगा ac, p के लिए परपेंडिकुलर होगा ac, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। और बेस जहां पर ये बनता है वो हो गया pc, वो क्या हो गया pc। तो हमने क्या किया बेटा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो pc स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, ac स्क्वायर। तो इसलिए श्योर होगा कि pc इक्वल्स टू ac आएगा। क्यों आएगा बेटा, प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि यहां से कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। जब दो पॉजिटिव लेंथ है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है ये भी एक डिस्टेंस है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर ही इक्वल है। दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल यानी को नंबर ही इक्वल है। जब पीसी और एसी इक्वल आ गए यानी कि ट्राइंगल, ये पीसी और एसी इक्वल आने से ट्राइंगल कैसी बनेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है इक्वल जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पीसी के अपोजिट में कौन बना, ए बना, तो एंगल ए आ गया, और एसी के अपोजिट में कौन बना, पी बना, एंगल पी आ गया। एक मेथड तो ये होता है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड मेथड नहीं कह सकते क्योंकि एक्चुअली हमने अपनी इजी करने के लिए ये ए और पी को एक ही ट्रायंगल के साइड लिए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसका जो स्टैंडर्ड वे है उसकी बात करते हैं कि हम इनको लेते हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स के एंगल,
और डिफरेंट ट्राइंगल्स में मेरा बच्चा हम इनको लेंगे अक्यूट एंगल। तो इस वे को देखिए, इस मेथड को देखिए, हमने क्या किया, हमने क्या बेटा दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर दी जहां पर ए और पी अक्यूट एंगल है। तो एक ट्राइंगल तो होगी ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दी दैट बी पी क्यू आर। और दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा ए और पी अक्यूट एंगल्स हैं, समझ गए। तो यहां पर tan A गिवन है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में tan A देखता हूं तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो याद कीजिए tan A जहां बना वो बन गया बेस, तो उसके सामने बन गया परपेंडिकुलर हो गया यहां पर BC और बेस हो गया यहां पर AB। फिर मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल PQR। तो PQR ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूं tan P की, तो tan P क्या आएगा, वही परपेंडिकुलर बाय बेस लीजिए भाई। तो P एंगल के लिए, इस ट्राइंगल में P एंगल के लिए, तो जहां P बना वो तो बेस हो गया, उसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां पर हो गया RQ और बेस यहां पर हो गया PQ। क्लियर है। बाय द कंडीशन, जरा ध्यान से देखना, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आया कि tan A इक्वल है tan P, क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक के अंदर ये। तो tan A आपके पास आया BC अपॉन AB और यहां से आपके पास आ गया RQ अपॉन PQ। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मुझे इक्वल करना है इस एंगल A को और एंगल P को। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं या सिमिलर कर दूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कर दूं तो एंगल इक्वल होंगे, राइट। अब सिमिलर करना ज्यादा इजी है, क्यों है, क्योंकि यहां पर साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो आपको याद कीजिए, जब मैंने 6 चैप्टर करवाया था आपको बताया था कि क्या होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो पहली ट्राइंगल की साइड, ठीक है, S1 डिवाइड बाई दूसरी ट्राइंगल की साइड S2 इक्वल्स टू पहले की साइड S1 डिवाइड बाई दूसरी ट्राइंगल की साइड S2। ऐसा होता है, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाए, या आपके पास सिमिलरिटी के कितने क्राइटेरिया थे, देखिए ध्यान से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कोई भी ABC ट्राइंगल है, ये कोई आपके पास PQR ट्राइंगल है। तो एक तो क्राइटेरिया होता था एंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल इक्वल आ जाएंगे तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। दूसरा एंगल था साइड, यानी कि रेशियो सभी साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए। वो क्या होता था, इस ट्राइंगल की साइड AB तो दूसरे की साइड PQ, इसकी साइड BC तो दूसरी की साइड QR, इसकी साइड AC तो नेक्स्ट ट्राइंगल की साइड PR। ठीक है, सभी साइड्स का रेशियो। तो याद कीजिए रेशियो में क्या होता था, पहली ट्राइंगल की साइड डिवाइड बाय दूसरी की साइड, ऐसा होता था। चलिए, या क्या होता था, साइड एंगल साइड भी कर सकता था कि दो साइड आ जाएं और उनके बीच का जो आपके पास एंगल है, दो साइड्स का रेशियो सेम हो और बीच का एंगल इक्वल हो, उन दोनों के बीच में बनने वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल हो। तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर हम यहां फुलफिल कर दे बेटा, तो ये दोनों ट्राइंगल जो आपके पास हैं ABC और PQR, इनको सिमिलर कर दे, सिमिलर ट्राइंगल्स के सभी एंगल इक्वल्स होते ही हैं। फिर तो याद रखिए जरा, हम क्या करेंगे, यहां पर साइड्स का रेशियो दे दिया, पर गड़बड़ क्या दी हुई है यहां पर देखिए, BC के साथ AB दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम ट्राइंगल की साइड है BC और AB, जबकि हमें चाहिए क्या, BC अगर पहली ट्राइंगल की साइड है ABC की, तो यहां पर PQR की साइड आनी चाहिए थी। यानी कि अभी रेशियो बताया, पहली ट्राइंगल की साइड डिवाइड बाय दूसरी की साइड होनी चाहिए। तो यहां पर जब BC फर्स्ट ट्राइंगल ABC की साइड है, तो डिवाइड में दूसरी ट्राइंगल PQR की साइड आनी चाहिए। तो इसलिए क्या करता हूं, क्या मैं इसको लिख दूं, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, तो क्या आ गया, BC ओवर RQ और ये AB अपर में चला गया अपॉन PQ। अब देखिए दो साइड्स का रेशियो आ गया, BC ABC की साइड, RQ दूसरी ट्राइंगल PQR की साइड, AB ABC की साइड और ये PQ दूसरी की साइड। अब अगर मैं थर्ड ट्राइंगल की साइड भी बता दूं कि सेम रेशियो आएगा, थर्ड रेशियो भी सेम आएगा, थर्ड साइड्स का रेशियो भी सेम आएगा, तो मेरे पास ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमने मान लिया इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल हो गया। तो आप देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर अगर BC अपॉन RQ को बेटा मैं K लेता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से BC की वैल्यू आ गया मेरे पास
के आर क्यू। और अगर मैं ए बी अपॉन इसको पी क्यू को लेता हूं, अगर बेटा इफ मैं ए बी ओवर पी क्यू को के लेता हूं, ए बी ओवर पी क्यू को मैंने के लिया, तो मेरे पास यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगा के पी क्यू। यहां तक समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब देखिए बेटा, आपके पास साइड्स का रेशियो दे दिया बीसी का और ए बी का। इस बीसी का रेशियो दे दिया आर क्यू के साथ, ए बी का रेशियो दे दिया पी क्यू के साथ। तो अब आपको इस AC का और इस इन दोनों का रेशियो निकालना है, AC और PR का। तो चलिए बेटा हम देखते हैं AC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से मैं AC फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से। तो AC स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से देखूंगा तो वो आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस AC के साथ किसका रेशियो देखना भाई मुझे, PR का। तो PR स्क्वायर यहां फाइंड आउट कर देता हूं। वो क्या आ गया भाई आपके पास, वो आ गया PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। बोलो, मैं रिपीट कर देता हूं। हमने दोनों ट्राइंगल से में tan A tan P फाइंड आउट किया, तो tan A tan P जो है हमने इक्वल रख दिया। यहां दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ट्राइंगल की साइड डिवाइड बाय दूसरी की साइड होनी चाहिए सेकंड ट्राइंगल की। यहां दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है, इसलिए मैंने क्या किया, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले गया, ए बी को ऊपर ले गया, ये रेशियो आ गया। हमने इस रेशियो को किसी कांस्टेंट के इक्वल लेंगे अगर हम, तो सबसे पहले अब देखिए बेटा तीनों टर्म इक्वल हो गई, तो अगर मैं BC बाई आर क्यू को के इक्वल रखता हूं तो मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, और AB अपॉन पी क्यू को के बराबर रखता हूं तो AB की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मेरे पास यहां से इन दो साइड्स का रेशियो दे दिया, थर्ड साइड बची AC तो इसकी बची PQ PR, इसकी साइड बची AC, इसकी साइड बची PR। हमें इनका रेशियो और फाइंड आउट करना है। तो इनका रेशियो देखिए हमारे पास AC को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो पाइथागोरस से आ सकता है, ऐसी PR को फाइंड आउट करना चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। ये रेशियो आ गया। तो क्या आ गया, ध्यान देना जरा। AB की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट किया था भाई, क्या था, KPQ और सारे का स्क्वायर। BC की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट किया था KRQ इस सारे का स्क्वायर डिवाइड बाई PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, ये AC ओवर PR का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया AC अपॉन PR, और मैं सारे का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, यहां पे अलग अलग स्क्वायर था। इधर से क्या बच गया बेटा, ये हो गया K का भी स्क्वायर और इस PQ साइड का भी स्क्वायर। फिर यहां देखेंगे तो K का भी स्क्वायर और यहां से RQ का स्क्वायर। डिवाइड की बात करते हैं मेरे बच्चा, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। चलिए यहां देखते हैं अब AC बाई PR स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, AC बाई PR होल स्क्वायर की बात करते हैं तो किसके इक्वल आ गया बेटा, यहां भी K स्क्वायर और यहां भी K स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से K स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बच गया आपके पास, बच गया PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर डिवाइड बाय यहां बच गया आपके पास PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ये और ये हो गया कैंसिल, तो AC अपॉन PR सारे का स्क्वायर आपके पास आ गया K स्क्वायर। और ये देखो दोनों लेंथ पॉजिटिव होंगी तो इनका स्क्वायर K के इक्वल आ रहा है। जब दो टर्म्स का स्क्वायर इक्वल है यानी कि वो टर्म भी इक्वल होंगी, तो AC और PR किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा, देखे ध्यान से, BC के साथ RQ का रेशियो इक्वल है, AB के साथ PQ का रेशियो इक्वल आ गया, AC के साथ PR का रेशियो, और ये सब रेशियो किसके इक्वल आया, K के इक्वल आया। यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो जब इक्वल आ गया थ्री साइड्स का, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल जो है ABC वो सिमिलर होगी ट्राइंगल PQR के। सभी साइड्स का रेशियो इक्वल होने से साइड क्राइटेरिया से, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो बेटा उस वजह से सभी एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका एंगल A और इसका एंगल P भी क्या होगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल P से। तो इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड मेथड है बेटा वो आपके सामने ये है। तो आपने क्या देखा बेटा यहां से तो आपने चेक किया बेटा यहां पर कि हमने जो आपके पास 5.1 है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया।
कल हम करेंगे 5.2 को, तो तब तक आप 5.1 को बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।